आसमान की ऊंचाइयों पर खड़ा होना, एक जनरेशन का सबसे बड़ा हीरो बनना और दुनिया के अप्स एंड डाउन्स को देखना, लेकिन आखिर में एम्परर के लॉयल ही रहना पड़ता है। ये कहानी है क्यांग जुन मेन की, वो सेक्ट जिसकी स्पीयर टेक्निक्स एकदम टॉप लेवल की हैं। इनका रूल बहुत सिंपल और स्ट्रिक्ट था। हर जनरेशन में सिर्फ एक ही डिसाइपल को ट्रेनिंग मिलेगी जो प्योर जस्टिस और शिवलरी के पाथ को फॉलो करेगा। लेकिन यार, अच्छे लोगों के दुश्मन भी तो सबसे ज्यादा होते हैं। कुछ विलन्स ने उनके खिलाफ एक गंदा स्कीम रचा। मार्केट में अफवाह फैला दी गई कि क्यांग जुन मेन के पास एक बहुत ही ईविल डेमोनिक स्किल छुपी हुई है, मो लॉन्ग मीशी शो। और बस इसी बात का फायदा उठाकर उन्होंने मास्टर और डिसाइपल दोनों पर डेमोनिक कल्टिवेशन प्रैक्टिस करने का झूठा इल्जाम लगा दिया। थोड़े ही टाइम बाद मार्शल आर्ट्स अलायंस के लोग जस्टिस का झंडा उठाए उनके दरवाजे पर धमक पड़े। इस मॉब का लीडर कोई और नहीं बल्कि अलायंस का बॉस जुओ ताओयू था। उसके साथ कुछ और भारी भरकम नाम भी आए थे। चिंगचैंग सेक्ट का फर्स्ट सॉर्ड, हुआशन सेक्ट का मिंगनियन जेनरेन और हेबे मेंग फैमिली का जनशनडाओ। बाहर से तो ये सब जस्टिस के ठेकेदार बन रहे थे, लेकिन असल में इनका टारगेट था यांगसिंग और उसके मास्टर को घेर कर मारना। बेचारे मास्टर इतने सारे हाई लेवल दुश्मनों का अकेले सामना करते करते आउट नंबर हो गए और अपने डिसाइपल को बचाते हुए मारे गए। अब यांगसिंग पूरी तरह से एक डेड एंड पर था। खोने के लिए कुछ बचा नहीं था, तो उसने अपनी पूरी जान लगाकर एक फुल पावर अटैक लॉन्च कर दिया। उसका पहला फियर स्ट्राइक इतना खतरनाक था कि जुओ ताओयू को अपनी सॉर्ड से उसे ब्लॉक करना पड़ा। लेकिन यांगसिंग कहाँ रुकने वाला था। उसने तुरंत एक डेस्परेशन मूव चला और सीधा जुओ ताओयू की 2 उंगलियां ही काट डाली। टेक दैट ओल्ड मैन। जैसे ही वो इस एडवांटेज का फायदा उठाकर आगे बढ़ने वाला था, बैम, पीछे से चिंगचैंग सेक्ट के फर्स्ट सॉर्ड ने उसे स्टैब कर दिया। क्लासिक बैकस्टैबर मूव। इसके बाद तो जैसे अटैक्स की बारिश हो गई। फर्स्ट सॉर्ड ने अपनी ब्लेड से एक तूफानी कॉम्बो अटैक शुरू कर दिया और तभी जनशनडाओ भी फाइट में कूद पड़ा। दोनों तरफ से पिंसर अटैक। इस ब्रूटल फाइट के बाद यांगसिंग की हालत हवा में फड़फड़ाते हुए एक बुझते चिराग जैसी हो गई थी। जुओ ताओयू अपनी कटी हुई उंगलियों के साथ उसे घूर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में यांगसिंग के लिए कोई रहम या इंसानियत नहीं थी। जैसे वो उसे कोई इंसान नहीं, बस एक रास्ते का पत्थर समझ रहा हो। जीवी ने एक अचानक हमला कर दिया और आखिरकार यांगसिंग भी मार्शल आर्ट्स अलायंस के उस तथाकथित जस्टिस मिशन से बच नहीं पाया। क्या आपको लगता है कि वो मशहूर क्यांग जुन मेन जिसने कभी पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, वो बस यूं ही खत्म हो गया? असल में कहानी का असली मोड़ तो अब आया है। ये जगह किसी डेमोनिक कल्ट के आइडल प्रोड्यूसर ऑडिशन जैसी है, जहां कंपटीशन बहुत ही क्रूर और सख्त है। यहां जो भी एलिमिनेट होता है उसे सीधा वान जाए अबिस की गहराइयों में खींच लिया जाता है। यहां किसी का कोई नाम नहीं होता, बस उनकी काबिलियत के हिसाब से उन्हें टॉप से बॉटम तक एक कोड नंबर दे दिया जाता है और सिर्फ ट्रायल्स पास करने वाले ही यहां से जिंदा निकल सकते हैं। इस बदनाम जगह को क्यानमो कहा जाता है और क्यानमो केव असल में हेवनली डीमन कल्ट का वो ट्रेनिंग ग्राउंड है जहां डिसाइपल्स को तैयार किया जाता है। यहाँ के रूल्स बहुत सिंपल हैं। अगर आप आगे नहीं बढ़े तो मौत, अगर आप ताकतवर नहीं बने तो मौत, और अगर आपने सुस्ती दिखाई तो भी मौत। जैसे आग में तपकर तलवार तेज होती है, इस सिलेक्शन प्रोसेस से भी कुछ कमाल के वॉरियर्स निकलते हैं। इनमें सबसे चौंकाने वाला नाम है नंबर 900। शुरुआत में नंबर 900 बस एक मामूली सा लड़का था जिसकी काबिलियत बिल्कुल एवरेज थी, लेकिन एक बड़े हादसे ने सब पलट दिया। 6 महीने पहले जब 3 बड़े सेक्ट्स ने मिलकर क्यांग जुन मेन को घेरा था, तब यांगसिंग और उसके मास्टर दुश्मनों की भीड़ के सामने टिक नहीं पाए थे। पर शायद यांगसिंग की किस्मत में अभी और जीना लिखा था। क्यांग जुन मेन के एक खास कीपसेक की वजह से उसे नया जीवन मिला और वो गलती से इस नंबर 900 वाले लड़के के शरीर में आ गया। तब से वो दिन रात अपनी टेक्निक्स की पागलों की तरह प्रैक्टिस करने में लगा रहा और इसी एक्सट्रीम ट्रेनिंग की वजह से नंबर 900 का ये कमजोर शरीर अब पूरी तरह जवाब देने लगा है। यांगसिंग उस कीपसेक की गाइडेंस में क्यानमो केव पहुंच गया है। अपनी पिछली जिंदगी की एडवांस टेक्निक्स और मार्शल आर्ट स्किल्स के दम पर वो इस बार हर मुश्किल को पार करने और अपने मास्टर की मौत का बदला लेने के लिए तैयार है। बस देखते जाइए आगे क्या होता है। पूरी दुनिया में जियो डू यू नाम की एक सीक्रेट टेक्निक बहुत मशहूर है, जिसमें कियान फेंग जुन शेन रानहन और हुआन टियन लियान शेन जैसे लेजेंडरी मूव्स शामिल हैं। जो कोई भी इसे पूरी तरह मास्टर कर लेता है, वो हेवन की सोल और अर्थ की बॉडी जैसी पावर हासिल कर लेता है। इसकी पीक लेवल पर पहुंचने वाला इंसान दुनिया का सबसे बड़ा वॉरियर बन सकता है, जो अपनी परछाइयों से ही दुश्मनों को खत्म कर दे। किस्मत का खेल देखिए। क्यांग जुन डिसाइपल यांगसिंग अचानक हेवनली डीमन कल्ट के नंबर 900 के शरीर में पहुंच गया। ये नंबर 900 पहले तो एक एकदम एवरेज सा लड़का था, लेकिन जब से इसमें यांगसिंग की सोल आई है, वो दिन रात पागलों की तरह प्रैक्टिस कर रहा है। उसने अपनी बॉडी को मजबूत करने के लिए एक्सट्रीम ट्रेनिंग और मैरो क्लेंजिंग जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है, ताकि वो इन जालिम ट्रायल्स में जिंदा बच सके। लेकिन भाई, जब आप अचानक चमकने लगते हो तो लोगों की आंखों में खटकने भी लगते हो।
नंबर 900 में आए इस अजीब बदलाव ने कियानमो केव के इंस्ट्रक्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है और उनके मन में इसके लिए कड़वाहट भर गई है। ये साफ इशारा है कि आगे चलकर इसे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट यानी और भी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तभी एक आवाज गूंजी और हेवनली डीमन कल्ट के सारे डिसाइपल्स एक लाइन में इकट्ठा होने लगे। सब बड़े हैरान थे जब इंस्ट्रक्टर ने अचानक एक नया ट्रेनिंग प्लान अनाउंस किया और साफ कह दिया कि अब ट्रेनिंग की इंटेंसिटी और भी ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। इसके तुरंत बाद कुछ लोग बड़े बड़े बैग्स लेकर आए। जब उन बैग्स को खोला गया तो सबके होश उड़ गए। अंदर लोहे के भारी भरकम रिंग्स रखे हुए थे और इनमें से हर एक रिंग का वजन पूरे 10 किलोग्राम था। डेली ट्रेनिंग का नया रूल आ गया है। अब हर डिसाइपल को अपने हाथों और पैरों में एक एक आयरन वेट पहनना होगा, जिसका मतलब है पूरे शरीर पर कुल 40 किलोग्राम का बोझ। भाई, ये सोचकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। जहां बाकी डिसाइपल्स इस अचानक आए बदलाव से दंग थे, वहीं जुआंटी गोंगफा की प्रैक्टिस करने वाला यंगसिंग एकदम बेखौफ खड़ा था, जैसे उसे किसी बात का डर ही न हो। अब आने वाली ट्रेनिंग में वो क्या कमाल दिखाता है, ये देखना वाकई मजेदार होगा। आखिर कैसी होती है ये 40 किलोग्राम वाली डेविल ट्रेनिंग? यहां कुछ लोग तो बड़े आराम से अपना टास्क पूरा कर लेते हैं, तो कुछ पसीने से पूरी तरह नहा जाते हैं। और हां, कुछ नमूने तो ऐसे भी हैं जो खुद मेहनत करने के बजाय दूसरों की मेहनत पर मलाई मारना चाहते हैं। खैर, 2 घंटे का ये कड़ा असेसमेंट अब शुरू हो चुका है। शुरुआत में इस भारी वजन के साथ तालमेल बिठाना काफी मुश्किल था, पर फिर भी यंगसिंग अपने भारी कदमों के साथ पहाड़ की चोटी की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। करीब एक इंसेंस स्टिक जलने के बाद पहाड़ की चोटी अब साफ दिखने लगी थी, लेकिन तब तक थकान ने उसकी पूरी जान निकाल दी थी। जैसे ही वो टॉप पर पहुंचने वाला था, अचानक उसकी मुलाकात नंबर 17 से हुई। हैरानी की बात यह थी कि नंबर 17 वहां एकदम मजे में और बेफिक्र खड़ा था। उस टैलेंटेड नंबर 17 को देखकर उसे अपनी और उसकी काबिलियत के बीच का बड़ा अंतर साफ समझ आने लगा। इसके बाद वो आगे बढ़ा, वहां लगा एक फ्लैग उखाड़ा और थकान के मारे वहीं जमीन पर बैठ गया। वहां लेटे हुए उसे अपनी कमियों को समझने और रिफ्लेक्ट करने का मौका मिला। सब जानते हैं कि चढ़ना तो फिर भी आसान है, पर उतरना असली चुनौती होती है। अपने इस मिशन को जल्दी खत्म करने के लिए उसने एक बड़ा फैसला लिया और अपना अगला कदम बढ़ाया। एक ही सांस में पहाड़ से नीचे उतरने की ठान कर यंगसिंग ने फ्लैग को लपेट लिया और उसे अपनी होंगियन स्पीयर की तरह इस्तेमाल करने लगा। उस स्पीयर की मदद से वो हवा में किसी उड़ते हुए स्नो क्लाउड की तरह मजे से ग्लाइड करने लगा। पर तभी अचानक किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। ध्यान से देखा तो वो नंबर 185 था, जो यंगसिंग को धमकी दे रहा था ताकि उसका फ्लैग छीन सके और बिना मेहनत किए ही मिशन जीत जाए। लेकिन यंगसिंग ऐसे चोरों को कहां छोड़ने वाला था। वो सीधा उसकी तरफ बढ़ा और एक जबरदस्त हॉरिजॉन्टल मूव के साथ अपने फ्लैग को घुमाते हुए उस पर लगातार वर्टिकल स्ट्राइक्स करने लगा। नंबर 185 के पास काउंटर अटैक करने की कोई ताकत नहीं बची थी और वो बेबसी में रहम की भीख मांगने लगा। पर वो दोबारा किसी और स्टूडेंट पर हमला करने की हिम्मत न करे, इसलिए यंगसिंग ने सीधा उसका एक हाथ ही तोड़ दिया। आखिर स्पेशल ट्रीटमेंट तो बनता है ना। इस हंगामे के बाद यंगसिंग मजे से अपना खाना एंजॉय कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ मिशन में बुरी तरह फेल होने वाला नंबर 185 एकदम खस्ता हालत में पड़ा था। जाहिर है, इस हादसे ने यंगसिंग और नंबर 185 के बीच एक गहरी दुश्मनी की नींव रख दी थी। अब एंट्री होती है कियानमो केव के सीनियर इंस्ट्रक्टर की, जिनका लेवल और ताकत किसी छोटे सेक्ट के लीडर के बराबर है। उनकी पावर किसी चट्टान जैसी मजबूत है और वो जानते हैं कि मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल करने के लिए सब्र और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना कितना जरूरी है। पूरे 1 साल की कड़ी बॉडी रिफाइनमेंट ट्रेनिंग के बाद अब डिसाइपल्स का बेस तैयार हो चुका है और आज से वो असली मार्शल आर्ट्स सीखेंगे। ये जो किताब आप देख रहे हैं, अनहुआ शिंजू, यही वो इंटरनल मैनुअल है जिसकी प्रैक्टिस अब इन सबको करनी है। अनहुआ शिंजुए की बारीकियां और सच्चाई वाकई बहुत गहरी हैं। शेंग हुआ और वर्ल्डली स्क्रिप्चर्स जब मिलते हैं तो शेंग हुआ बनता है। शेंग हुआ असल में डिमोनिक कल्ट के सुप्रीम बॉस टियनमो का नाम भी है। टियनमो शेनगोंग सच में मार्शल आर्ट्स की दुनिया का एक टॉप टियर स्किल है, एकदम ओपी लेवल का। लेकिन स्पीयर वेनरेबल सेक्ट के चीफ डिसाइपल यून चिंग के लिए इसे कल्टिवेट करना कोई बड़ी बात नहीं थी। तभी यून सिंह के दिमाग की बत्ती जली और एक बड़ा ही क्रेजी आइडिया आया। उसने नोटिस किया कि एनहुआ सिंगजू स्किल काफी ओवरपावरिंग और एग्रेसिव है, लेकिन उसका ऑरा थोड़ा अनस्टेबल रहता है। दूसरी तरफ स्पीयर सेक्ट का टेक्निक जिंगक्यांग कीजुए एकदम प्योर और डीप है। उसने सोचा कि अगर वो एनहुआ के फाउंडेशन पर जिंगक्यांग कीजुए को कंबाइन कर दे तो दोनों स्किल्स एक दूसरे की कमियों को पूरी तरह कवर कर लेंगे। इस फ्यूजन से एक बिल्कुल ही नया और इनसेन स्किल अनलॉक हो सकता है। बिना टाइम वेस्ट किए उसने एनहुआ सिंगजू को सीरियसली कल्टिवेट करना शुरू कर दिया। अब पंगा ये था कि यून सिंह ने नंबर 900 नाम के एक एकदम एवरेज स्टैट्स वाले बंदे की बॉडी पोजेस की थी, तो फालतू की अटेंशन से बचने के लिए वो चुपके चुपके बाकी मेंबर्स की ट्रेनिंग को ऑब्जर्व करने लगा। साथ ही किसी को शक ना हो, इसलिए वो जानबूझकर अपनी कल्टिवेशन स्पीड को सप्रेस कर रहा था,
ताकि वो भीड़ में एक नॉर्मल एनपीसी की तरह दिखे। अपना कल्टिवेशन सेशन खत्म करने के बाद वो वापस अपने रूम में आया ताकि अपने स्किल्स को और एनालाइज कर सके। तभी अचानक नंबर 17 ने सीधा दरवाजा धकेलकर रूम में एंट्री मारी। दोनों के बीच एक छोटी सी लेकिन इंटेंस प्रोबिंग हुई और एक ही झटके में दोनों समझ गए कि सामने वाला अपनी असली स्ट्रेंथ छुपा रहा है। मतलब साफ था, अब यून सिंह को एक तगड़ा कॉम्पिटिटर मिल गया था जो दोस्त भी हो सकता था और दुश्मन भी। ये नंबर 17 कोई आम बंदा नहीं था, बल्कि सदी में एक बार पैदा होने वाला मार्शल आर्ट्स जीनियस था। उसने ना सिर्फ खुद का एक यूनिक इंटरनल स्किल इन्वेंट कर लिया था, बल्कि उसकी स्पीयर टेक्निक भी एकदम गॉड लेवल थी। पिछले 1 साल की क्लोज डोर कल्टिवेशन के बाद यंग सिंह की ग्रोथ वाकई में दिन रात चौगुनी रही है। उसने न सिर्फ राइचस और ईविल दोनों साइड्स की अटैक्स अनहुआ और जिंगयांग ची को आपस में मर्ज कर दिया, बल्कि कल्टिवेशन स्पीड और प्योरिटी का ऐसा जबरदस्त कॉम्बो बनाया कि एक बिल्कुल नई टेक्निक जिंगफा क्यांगजी तैयार कर ली। दूसरी तरफ किन्हू हुनशन का असर भी साफ दिखने लगा था। यंग सिंह का वो पुराना दुबला पतला शरीर अब एकदम चौड़ा और मस्कुलर हो चुका है, इतना कि अब वो 100 किलोग्राम की वेट ट्रेनिंग भी बड़े आराम से झेल लेता है। अब बारी थी वेपन्स चलाने की, जहां आंखों के सामने तलवार, भाले और डंडों जैसे हथियारों का पूरा ढेर लगा था। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े वॉरियर क्यांगजुन के डिसाइपल यंग सिंह ने बिना एक पल सोचे सीधा लॉन्ग स्पीयर ही चुनी। इतने सालों बाद फिर से वही स्पीयर हाथ में पकड़ना उसके लिए एक अलग ही एहसास था। उसे हवा में स्विंग करना, तेजी से घूमना और सटीक स्टैब मारना। जब उसकी लॉन्ग स्पीयर बिजली की तरह चमकते हुए किसी सिल्वर ड्रैगन की तरह दहाड़ने लगी, तो बाकी लोग उसे बस जलन भरी नजरों से देखते ही रह गए। उसके इस धाकड़ परफॉर्मेंस ने सीधा हेड कोच का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और यहीं से उसके आने वाले शेंगसी गुआन यानी लाइफ एंड डेथ पास की मुश्किलों की नींव पड़ गई। जैसा कि इसके नाम से ही साफ है, शेंगसी गुआन जिंदगी और मौत का वो कड़ा इम्तिहान है जिसे पार करने वाले ही आखिर में अपनी जगह पक्की कर पाएंगे। इस बार बैच में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियसेस के होने की वजह से शेंगसी गुआन का लेवल और भी ज्यादा डेंजरस होने वाला है। लेकिन जाहिर है, अगर खतरा बड़ा है तो रिवॉर्ड्स भी तगड़े ही मिलेंगे। जो भी इस ट्रायल को सफलतापूर्वक पास करेगा, उसे न सिर्फ 3 शाओहोंगमो पिल्स मिलेंगी, बल्कि उसे वो क्वालिफिकेशन भी मिल जाएगी जिससे वो और भी आगे बढ़ सके। अब यांग सिंह आने वाले और भी ज्यादा डीप और पावरफुल मार्शल आर्ट्स को सीखने के लिए बिल्कुल तैयार है, पर इस टेस्ट में वो कैसा परफॉर्म करेगा? चलिए देखते हैं कि एक जवान लड़के और एक खूंखार जंगली जानवर के बीच की इस लड़ाई में जीत किसकी होती है। एक सुनसान गुफा के अंदर अपनी क्यूइक सिंग स्पीयर हाथ में लिए वो बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहा था। गुफा की गहराई से रह रहकर एक अजीब सा और भारी प्रेशर महसूस हो रहा था। तभी अचानक अंधेरे में एक सफेद साया तेजी से गुजरा और पलक झपकते ही एक विशाल व्हाइट वुल्फ उसके सामने खड़ा हो गया। ये कोई मामूली भेड़िया नहीं था, बल्कि क्यानमो केव ने इसे खास तौर पर डिसाइपल्स के लिए एक लाइफ एंड डेथ चैलेंज के रूप में तैयार किया था। एक नॉर्मल व्हाइट वुल्फ भी किसी अच्छे वॉरियर की जान खतरे में डाल सकता है, और ये वाला तो यकीनन इस पूरे पैक का बॉस यानी अल्फा वुल्फ था। यंग सिंह ने बिना डरे पूरे जोश के साथ पहला अटैक लॉन्च किया। उसने हमला तो एकदम तूफानी किया था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतने हैवी अटैक के बाद भी उस जानवर को बस एक मामूली खरोंची आई। इस अल्फा वुल्फ की स्ट्रेंथ वाकई उम्मीद से कहीं ज्यादा निकली। अब भेड़िया गुस्से में पागल हो चुका था। वो एक जोरदार दहाड़ के साथ सीधा यंग सिंह की तरफ लपका। उसके पंजों में इतनी ताकत थी कि हवा में ही वो तबाही मचाते हुए लगातार हमले कर रहा था। बेचारा यंग सिंह किसी तरह इधर उधर झुककर और कूदकर खुद को बचा रहा था, और मौका मिलते ही उसने भेड़िए से थोड़ी दूरी बना ली। बिजली की रफ्तार से भागते इस आदमखोर के सामने अब उसे कोई पक्की स्ट्रैटेजी सोचनी थी। मुश्किल ये थी कि अपनी बेसिक स्पीयर टेक्निक से इसे हराना नामुमकिन जैसा लग रहा था, और वो सबके सामने अपने असली सीक्रेट वेपन्स या सुपर पावरफुल मूव्स का इस्तेमाल कर नहीं सकता था, वरना उसकी असलियत सबके सामने आ जाती। ये मौका एकदम सही था अपनी खुद की बनाई हुई नई टेक्निक को टेस्ट करने का। यंग सिंह ने ऊंचाई का फायदा उठाया और देखते ही देखते टोंकी लिंग की कई वेव्स उस अल्फा वुल्फ की तरफ दाग दी। वो भेड़िया तो वहीं ढेर हो गया और उसे मरता देख बाकी भेड़िए अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। लेकिन उसने उन्हें छोड़ने का कोई मूड नहीं बनाया था। उसने पीछा करके पूरे पैक का ही सफाया कर दिया। अपना ट्रायल पूरा करने के बाद जब वो पत्थर के दरवाजे से बाहर निकला तो हॉल का नज़ारा कुछ और ही था। कुछ लोग वहां बुरी तरह घायल होकर दर्द से कराह रहे थे, तो वहीं कुछ महारथी ऐसे भी थे जिन्होंने बिना पसीना बहाए इस शेंगसी गुआन को चुटकियों में पार कर लिया था। खैर, ये तो बस शुरुआत थी। आगे यंग सिंह क्या कमाल दिखाता है ये देखना दिलचस्प होगा। अब बात करते हैं इनाम की। अफवाह है कि यहाँ ऐसी पिल्स मिलती हैं जो आपकी शक्ति को सीधा 7 साल तक बढ़ा सकती हैं, और साथ ही यहाँ एक ऐसा ट्रेजर वॉल्ट भी है जहाँ दुनिया की सबसे खतरनाक सीक्रेट मैनुअल्स मौजूद हैं। ये सब उन डिमोनिक कल्ट डिसाइपल्स के लिए रिवॉर्ड है जिन्होंने मौत के मुंह से निकलकर खुद को साबित किया है। अपना रिवॉर्ड मिलने के बाद यंग सिंह ने एक साथ 3 शाओजीमो पिल्स गटक लीं।
जैसे जैसे वक्त गुजरा उन पिल्स का असर शरीर में फैलने लगा, लेकिन तभी अचानक उनसे निकलने वाली एनर्जी बेकाबू होकर तबाही मचाने लगी। वो पावर इतनी वायलेंट थी कि सीधा उसके अंगों यानी इंटरनल ऑर्गन्स को हिट करने लगी। उसने उस जानलेवा दर्द को बर्दाश्त किया, बेकाबू एनर्जी को शांत किया और आखिरकार पूरे 20 साल की पावर को सफलतापूर्वक एब्जॉर्ब कर लिया। इसके बाद सारे डिसाइपल्स इंस्ट्रक्टर के पीछे पीछे एक ऐसी लेजेंडरी लाइब्रेरी के सामने पहुंचे जहां दुनिया की सबसे महान टेक्निक्स छुपी थीं। अब उनके पास पूरे एक दिन का टाइम था जहां वो अंदर जाकर अपने हिसाब से कोई भी मनचाही टेक्निक चुन सकते थे। यंगसिंग काफी देर से इधर उधर भटक रहा था, पर उसे अपने लायक कोई भी सही टेक्निक नहीं मिल रही थी। तभी अचानक कोने में रखी एक बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली किताब पर उसकी नजर पड़ी। इस किताब का नाम था लियू जी पो टिएनलाई, जिसे कभी डिमोनिक कल्ट का हिस्सा बने क्यांगजुन मेन के ही एक पुराने डिसाइपल ने लिखा था। ये टेक्निक असल में राइचस और ईवल दोनों साइड्स की मार्शल आर्ट्स का एक कमाल का मिक्स थी। दूसरी तरफ दर्जनों किताबें पढ़ने के बाद अब उसे डिमोनिक कल्ट की टेक्निक्स के बारे में एक नया ही पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया था। अगर नॉर्मल टेक्निक्स शरीर और मन के बैलेंस पर टिकी होती हैं, तो डिमोनिक टेक्निक्स इसके ठीक उलट काम करती हैं। वो इस बैलेंस को तोड़कर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजिव पावर जनरेट करती हैं। डिमोनिक अटैक्स का असली मतलब ही उस कोर बैलेंस को पार कर जाना है। जैसे ही यंगसिंग की स्पीयर की एनर्जी अभी हवा में थी, उसने तुरंत लियू जी पो टिएनलाई का मूव चला दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ धूल उड़ गई, पर अफसोस इस बार वो फेल हो गया। उस तगड़े इम्पैक्ट की वजह से उसकी हथेलियों से खून तक निकलने लगा। उसके मन में बस एक ही सवाल था, क्या सच में इन दोनों ताकतों को आपस में जोड़ना मुमकिन नहीं है? लेकिन उसे हार मानना मंजूर नहीं था। उसे हर हाल में ताकतवर बनना था ताकि वो अपने मास्टर की मौत का बदला ले सके। उसने फिर से अपनी लॉन्ग स्पीयर उठाई और बार बार उसी मूव की प्रैक्टिस करने लगा। देखते ही देखते 3 साल गुजर गए और आखिरकार यंगसिंग ने कर दिखाया। उसने उन 2 अलग अलग टेक्निक्स को सफलतापूर्वक एक साथ मर्ज कर लिया। इन 3 सालों में क्यानमो केव के वो छोटे बच्चे अब बड़े हो चुके थे, लेकिन वो आम लोगों जैसे बिल्कुल नहीं थे। उनके अंदर से किसी खूंखार जंगली जानवर जैसी खतरनाक वाइब्स आ रही थीं। अपने फायदे के लिए ज्यादातर ट्रेनीज ने आपस में हाथ मिला लिया था और अलग अलग फैक्शंस बना लिए थे, लेकिन यंगसिंग एक एक्सेप्शन था। उसने किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया और यही बात नंबर 185 और उसके साथियों को काफी खटक रही थी। इसी बीच एक दिन इंस्ट्रक्टर ने सबको इकट्ठा होने का सिग्नल दिया और 2 बड़ी अपडेट्स दी। पहली ये कि अब सब अपने हाथों से वो भारी आयरन वेट्स उतार सकते हैं, और दूसरी ये कि ठीक 5 दिन बाद क्यानमो केव का सेकंड स्टेज टेस्ट शुरू होने वाला है। ये सुनकर सब सन्न रह गए, क्योंकि 3 साल पहले हुए ट्रायल में बहुत से लोग मारे गए थे और इस बार भी न जाने कितनों की जान जाने वाली थी। तभी कुछ चिंदी किस्म के गुंडे एक कोने में इकट्ठा होकर कुछ खिचड़ी पका रहे थे। इनका लीडर वही नंबर 185 था और इस बार उनका टारगेट कोई और नहीं बल्कि यंगसिंग था, जिसे वो फूटी आंख नहीं सुहाता था। इन गुंडों में से एक ने जोश जोश में प्रपोजल रखा कि यंगसिंग को पकड़कर जम के सबक सिखाना चाहिए। ये सुनते ही उनके ग्रुप का मोटा भाई एकदम से सहम गया। उसे कुछ साल पहले की वो धुलाई याद आ गई जब यंगसिंग ने उसे मार मार कर सुझा दिया था, और ये सोचते ही उसकी कंपकंपी छूटने लगी। बाकी गुंडों का कहना था कि आयरन वेट्स उतारने के बाद अब उनके शरीर में बहुत एनर्जी आ गई है और उन्हें कहीं न कहीं तो हाथ साफ करना ही है। उन्होंने देखा कि यंगसिंग ने अभी भी अपने हाथों में वो वेट्स पहन रखे हैं, तो उन्हें लगा कि हमला करने का ये सबसे सही मौका है। अगर मोटा साथ नहीं भी देता तो भी हम 5 लोग काफी हैं। उन्होंने प्लान बनाया। ये सुनकर मोटा अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ और फौरन मान गया, क्योंकि उसे लगा कि चलो ये लोग पहले जाकर हाथ पैर तुड़वाएंगे तो उसे यंगसिंग की असली ताकत का अंदाजा हो जाएगा। बस फिर क्या था, कुछ ही देर में कुछ साए यंगसिंग की तरफ बढ़ने लगे। धड़ाक से किसी ने यंगसिंग के कमरे का दरवाजा लात मारकर खोल दिया। उस वक्त यंगसिंग मजे से अपना खाना खा रहा था और अचानक हुए इस हमले से एकदम हैरान रह गया। जैसे ही उसने उन 5 के चेहरों पर खून सवार देखा, वो समझ गया कि ये नमूने उससे अपना पुराना बदला लेने आए हैं। उनमें से 3 ने तो अपने हथियार भी निकाल लिए थे और हमला करने के लिए बिल्कुल बेताब दिख रहे थे। यंगसिंग ने गुस्से में उनकी तरफ देखा और कड़क आवाज में कहा, क्या तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? मैंने सिर्फ एक बार मौका देने की बात की थी, और अगर दोबारा मेरे रास्ते में आए तो क्या अंजाम होगा भूल गए? यंगसिंग की कातिलाना नजरों और उसकी किलर इंटेंट को महसूस करते ही उन 5 की सारी हेकड़ी हवा हो गई और उनका जोश ठंडा पड़ गया। लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता भी नहीं था। उन 5 ने अपनी तलवारें उठाईं और एक साथ यंगसिंग पर कूद पड़े। यंगसिंग के चेहरे पर रत्ती भर भी शिकन नहीं थी। वो एकदम शांत खड़ा रहा। इससे पहले कि वो उसे छू पाते, बिजली की फुर्ती के साथ उसने एक ऐसा काउंटर अटैक किया कि वो दंग रह गए। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उनमें से एक गुंडे का शरीर तो सीधा चीर दिया गया था। बाकी बचे 4 लोग जब होश में आए तो उनके चेहरे पर सिर्फ खौफ था। यंगसिंग दहाड़ते हुए बोला, पिछली बार मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था और अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि फिर से मेरे सामने अपनी जबान चला रहे हो? इसके बाद गुफा के सन्नाटे में सिर्फ उन लोगों के चीखने और रहम की भीख मांगने की आवाजें गूंज रही थीं।
बाहर खड़ा वो मोटा भाई ये सब सुनकर दंग रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वो सब सच में हार गए। मोटे का शक बिल्कुल सही था, क्योंकि अगले ही पल उसने देखा कि यंगसिंग बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए सीधा उसकी तरफ आ रहा है। वो बुरी तरह घबरा गया और डर के मारे पीछे हटने लगा। यंगसिंग के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी और वो उसे चिढ़ाते हुए बोला, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी ना कि तीसरी बार मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। डर के मारे उस मोटे का चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन अपनी फटी हुई हालत में भी वो खोखली धमकियां देना नहीं भूल रहा था। भाई, मैंने अपने वेट्स उतार दिए हैं, अब मेरी असली पावर के सामने। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उस मोटे ने अचानक से एक धोखेबाजों वाला स्नीक अटैक कर दिया। उसने अपनी बड़ी तलवार से सीधा हमला बोला, पर यंगसिंग के चेहरे पर डर की एक लकीर तक नहीं आई। वो अपनी लॉन्ग स्पीयर लेकर सीधा उस अटैक की तरफ बढ़ा और अंजाम वही हुआ जो सब जानते थे। एक बिजली जैसी चमक उस मोटे के शरीर के आर पार निकल गई और वो पल भर में जिंदा मोटे से मरा हुआ मोटा बन गया। तभी लड़ाई का शोर सुनकर शाओलू वहां पहुंचा, पर उसे सिर्फ उस मोटे की लाश जमीन पर पड़ी मिली। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने सोचा कि ये लड़का आखिर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। जरा सोचिए, अगर किसी इंसान को 4 साल तक घुप अंधेरे में अकेला बंद कर दिया जाए तो उसका क्या हाल होगा। यही है डेमोनिक कल्ट के नरक जैसे ट्रायल का सेकेंड स्टेज, जहां इंसान की अंधेरे में सर्वाइव करने की काबिलियत को परखा जाता है। यंगसिंग को खुद पर पूरा भरोसा था कि वो इस राउंड को निकाल लेगा। इस बार उसका असली गोल था गनहुन कुंशन टेक्निक को मास्टरी के पीक लेवल यानी परफेक्शन तक पहुंचाना। एक बार ये कंप्लीट हो गया तो उसकी पूरी पर्सनालिटी और ताकत में एक जबरदस्त लेवल अप देखने को मिलेगा। जल्द ही वो उन अनगिनत गुफाओं के सामने पहुंच गया जो अब उनका नया ट्रेनिंग ग्राउंड बनने वाली थीं। जैसे ही सब अंदर जाएंगे, लीडर उन सारे दरवाजों को बाहर से सील कर देगा। अगले 4 सालों तक कोई जिंदा बचेगा या मरेगा, ये सब उनकी अपनी किस्मत और मेहनत पर डिपेंड करता है। बिना किसी झिझक के यंगसिंग ने गुफा के अंदर अपना पहला कदम रखा। हालांकि उसने मेंटली खुद को तैयार कर लिया था, पर फिर भी उस पिच ब्लैक अंधेरे में, जहां हाथ को हाथ भी न सूझे, उसे काफी बेचैनी और डिस्कम्फर्ट महसूस होने लगा। अब यंगसिंग के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो खुद को इस अंधेरे के हिसाब से ढाल ले या फिर पागल हो जाए। जाहिर है, उसने पहले वाले ऑप्शन को चुना और तुरंत अपनी जगह पर बैठकर सांसों पर फोकस करना शुरू कर दिया ताकि खुद को शांत रख सके। 1 महीने बाद उसने अपनी टेक्निक्स की प्रैक्टिस शुरू की और उन्हें आपस में मर्ज करने की कोशिश करने लगा। लेकिन 3 महीने बीतते बीतते उसकी हालत खराब होने लगी। वो बुरी तरह हाँफ रहा था और उसे लगा कि अब वो और नहीं झेल पाएगा। वो दम घोटने वाला अंधेरा उसे पागलपन की हद तक ले जा रहा था, पर उसने खुद को याद दिलाया कि उसे ये करना ही होगा। मास्टर की मौत का बदला अभी बाकी है और वो इस तरह हार नहीं मान सकता। देखते ही देखते 4 साल गुजर गए। यंगसिंग अब गुफा के बीचों बीच बैठा था और उसके पूरे शरीर से एक सुनहरी चमक निकल रही थी। उसने न सिर्फ अंधेरे को जीत लिया था, बल्कि गनहुन कुंशन टेक्निक को भी परफेक्शन के लेवल यानी युआनमन स्टेट तक पहुंचा दिया था। अब वो पूरी तरह बदल चुका था और उसकी ताकत में एक जबरदस्त ग्रोथ आई थी। तभी गुफा का भारी दरवाजा धीरे धीरे खुला। यंगसिंग अपनी लॉन्ग स्पीयर थामे बाहर की तरफ बढ़ा, पर उसे अंदाजा नहीं था कि वहां एक ट्रैप इंतजार कर रहा है। अचानक अनगिनत जहरीले तीर उसकी तरफ छूटने लगे। जाहिर है, ये ट्रायल इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं था। उसने अपनी स्पीयर को हवा में 360 डिग्री घुमाना शुरू किया और बिजली की रफ्तार से आते उन तीरों को एक एक करके हवा में ही ढेर कर दिया। तभी उसने देखा कि थोड़ी दूर पर एक और दरवाजा है। जैसे ही उसके कदम रुके, उसकी गनहुन कुंशन पावर ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। उसे साफ महसूस हो रहा था कि उस दरवाजे के पीछे कोई बहुत ही खतरनाक किलिंग इंटेंट छुपी हुई है। यंगसिंग समझ गया कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। दूसरे स्टेज का नजारा कुछ ऐसा था। यंगसिंग ने जैसे ही दरवाजा धकेला और बड़े कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ा, उसके पीछे से एक तलवार का साया तेजी से उभरा। अगले ही पल एक नकाबपोश आदमी अपनी सॉर्ड लेकर स्नीक अटैक करने पहुंचा, पर उसे क्या पता था कि यंगसिंग को उसकी मौजूदगी का पहले से ही अंदाजा था। उसने अपने हाथ के आयरन वेट्स उठाए और उस वार को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर दिया। वो हमलावर एकदम खौफ में आ गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये कैसे मुमकिन है, लेकिन यंगसिंग के पास फालतू बकवास करने का टाइम नहीं था। उसने अपनी लॉन्ग स्पीयर घुमाई और सीधा लियू जीपो टियन लाई का मूव चला दिया, जिससे उस बेचारे हमलावर का खेल वहीं खत्म हो गया। तभी दूसरी तरफ का दरवाजा खुला और मैं कमरे से बाहर आया। बाहर खड़े एक अनजान शख्स ने कहा, बधाई हो नंबर 900। हालांकि मैं उसे नहीं जानता था, लेकिन उसकी ऑरा और प्रेशर बहुत ही जबरदस्त था। वो यकीनन कोई टॉप लेवल एक्सपर्ट था। उसने मुझे बताया कि तीसरा लाइफ एंड डेथ ट्रायल बिना किसी ब्रेक के कल ही शुरू होने वाला है। कहाँ वो दिन थे जब रूखा सूखा खाना भी नसीब नहीं होता था, और आज सामने दावतों वाला शानदार खाना सजा हुआ था। ये डिनर जितना दिखने में शाही था, उतना ही कड़वा भी, क्योंकि ये इन लड़कों का आखिरी खाना भी हो सकता था। ये वो जगह है जहां डिमोनिक कल्ट अपने मॉन्स्टर्स को तैयार करता है, क्यानमो केव।
इस कल्ट का प्लान पूरे 10 साल लगाकर 900 लोगों में से सिर्फ बेहतरीन एलीट्स को चुनना था, और अब सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही बचे थे। आज वो अपने आखिरी ट्रायल यानी शेंगसी होडोंग के सामने खड़े थे। एक बार अखाड़े यानी अरीना में उतरने के बाद इन लड़कों के लिए हार या जीत का मतलब सिर्फ एक ही था, जिंदगी या मौत। दो लोगों के बीच फाइट चल रही थी, और ये तब तक चलने वाली थी जब तक सबसे बेस्ट डिसाइड न हो जाए। जबकि मैं साइड में खड़ा 2 टीमों को आपस में लड़ते हुए देख रहा था। मेरा कोडनेम 900 है। रैंकिंग में सबसे नीचे होने का मतलब है कि आपके अंदर टैलेंट सबसे कम है, और ऐसे ट्रायल्स में आपके एलिमिनेट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन वो बीते वक्त की बात थी। अब पूरे 9 साल बीत चुके हैं, और इन 9 सालों में मैंने न सिर्फ सर्वाइव किया है, बल्कि मेरे कॉम्बैट स्किल्स भी अब कमाल के हो चुके हैं। वैसे जो लोग अब तक इस जगह पर जिंदा बचे हैं वो भी कोई ऐरे गहरे नहीं हैं, लेकिन इस पूरी भीड़ में सिर्फ 3 ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने सच में मेरा अटेंशन खींचा है। 1 नंबर, 109 नंबर और 17 नंबर। इन तीनों ने पिछले लाइफ एंड डेथ ट्रायल्स में गजब की परफॉर्मेंस दी थी। खासकर 17 नंबर, मेरी गट फीलिंग कहती है कि वो बाकी सबसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। अगले दिन हमारा लाइफ एंड डेथ ट्रायल अपने तय समय पर शुरू हुआ। मेरा पहला ओपोनेंट 1 नंबर का लूजर था, जो मुझे 900 नंबर वाला कचरा कहकर मेरा मजाक उड़ाने लगा। मैंने बिना एक भी फालतू वर्ड वेस्ट किए पलक झपकते ही उसे बांधकर अपना काम तमाम कर दिया। इसके तुरंत बाद मेरा मैच उसी इंसान से फिक्स हुआ जिस पर मेरी नजरें टिकी थीं, 1 नंबर। उसकी ऑरा और प्रेजेंस काफी स्ट्रांग थी। उसे देखकर मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई और मेरी आंखों में बैटल के लिए एक क्रेजीनेस झलकने लगी। लेकिन उस 1 नंबर को लगा कि मेरी स्माइल उसका मजाक उड़ा रही है। उसका ईगो हर्ट हो गया और वो सीधे तौर पे बोला कि क्यानमुकू में किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो उसे अंडर एस्टिमेट कर सके। उसकी ये बात सुनकर मैंने उससे कहा कि अपनी सोच का दायरा थोड़ा बड़ा रखो। ये वूलन बहुत विशाल है, ये सिर्फ इस एक QIANMU तक लिमिटेड नहीं है। ये सुनकर उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो पागलों की तरह मुझ पर अटैक करने के लिए टूट पड़ा। हमारे बीच जबरदस्त ब्लोज एक्सचेंज हो रहे थे और उसी फाइट के बीच मैंने उसके मुंह पर एक कड़वा सच मारा। मैंने उसे बताया, तुम्हारा लेवल वुलन की दुनिया में सिर्फ एवरेज है, इतना एरोगेंट होने की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हें और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगला, मैंने अपनी खतरनाक स्किल लियू जीपो कियन लाई का इस्तेमाल किया और अपने ओपोनेंट को इतनी जोर से हिट किया कि वो सीधा जाकर दीवार से टकराया। अब बारी थी उन 2 लोगों की जिन पर मेरी नजरें टिकी हुई थीं, नंबर 17 और नंबर 109। मैं बड़े इंटरेस्ट के साथ उनके मैच को देख रहा था। दोनों के बीच दर्जनों राउंड्स की जबरदस्त फाइट हुई और काफी देर तक तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। लेकिन मेरी नजरों से कुछ नहीं छुप सकता था। मुझे साफ दिख रहा था कि जीत का पलड़ा अब नंबर 17 यानी अ यिंग की तरफ झुक चुका है। और वही हुआ। एक जोरदार टकराव के बाद नंबर 109 बुरी तरह हांफने लगा और उसकी हालत खराब हो गई, जबकि अ यिंग एकदम रिलैक्स थी, जैसे उसे रत्ती भर भी थकान न हुई हो। मुझे लगा कि मुकाबला यहीं खत्म हो गया, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए। अचानक AYI की बॉडी से एक डार्क ब्लड रेड कलर की एनर्जी जेन QI बाहर निकलने लगी। ये नज़ारा देखते ही मैं सन्न रह गया और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये कोई मामूली पावर नहीं थी। ये डेमोनिक कल्ट की सबसे सीक्रेट और खतरनाक तकनीक टिएनमो गोंग थी। ये वो पावर है जो पूरे कल्ट में सिर्फ उन लोगों के पास होती है जो सीधे हेवनली डीमन कल्ट लीडर की ब्लड लाइन से जुड़े होते हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, AYI कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि कल्ट लीडर की बेटी है, और उसका असली नाम TNAYI है। इसके बाद, जैसा कि होना ही था, अगला और आखिरी लाइफ एंड डेथ मुकाबला मेरे और TNAYI के बीच तय हुआ। वो जिस तरह का प्रेशर मुझ पर डाल रही थी वो सच में बहुत जबरदस्त था। मैं वाकई देखना चाहता था कि उसकी इस हेवनली डीमन आर्ट में कितना दम है, लेकिन काफी वक्त बीत जाने के बाद भी उसने अपनी असली ताकत नहीं दिखाई थी। अब मुझे थोड़ा गुस्सा आने लगा था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपनी असली पावर दिखाऊंगा और उसे मजबूर कर दूंगा कि वो अपनी वो सीक्रेट पावर बाहर निकाले। मैं हार मानती हूँ। TNAYI ने बिना किसी झिझक के सीधा मैच से गिव अप कर दिया। उसका इतनी आसानी से सरेंडर कर देना मेरे दिमाग में खटक रहा था। अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। लेकिन फिर मैंने सिचुएशन को एनालाइज किया और मुझे समझ आया कि शायद इसका रीजन वो टिएनमो शेनगोंग है जो उसने अभी यूज की थी। शायद उसकी बॉडी पर कोई भारी बैकलैश या साइड इफेक्ट पड़ा था। डिमोनिक कल्ट के इंस्ट्रक्टर ने बिना किसी देरी के मुझे विनर डिक्लेयर कर दिया, और इसी के साथ मेरी परफॉर्मेंस ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भले ही शुरुआत में मेरा कोडनेम सबसे नीचे वाले रैंक का था, लेकिन मैंने रैंकिंग में जो खतरनाक जंप मारी थी उसे देखकर खुद इंस्ट्रक्टर ने माना कि कल्ट की पूरी हिस्ट्री में ऐसा रिकॉर्ड आज तक किसी ने नहीं बनाया। उसके हिसाब से इस इम्पॉसिबल अचीवमेंट का मतलब सिर्फ 2 ही चीजें हो सकती थीं, या तो मेरे पास कोई ऐसा खतरनाक सीक्रेट है जिसके बारे में उन्हें भनक तक नहीं है, या फिर मेरा कॉम्प्रीहेंशन लेवल एकदम गॉड लेवल का है। मैंने बड़ी ही मासूमियत से कह दिया, अरे ये तो बस मेरी किस्मत अच्छी थी।
लेकिन असली सच तो कुछ और ही था जो मैंने उसे नहीं बताया, कि मेरे पास ये दोनों ही चीजें हैं। क्योंकि मैं एक रीइंकॉर्नेटेड इंसान हूं जिसके पास अपनी पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज बिल्कुल क्लियर हैं, और अपनी पिछली जिंदगी में भी मैं कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक मार्शल आर्ट्स जीनियस था जिसका टैलेंट और कॉम्प्रिहेंशन टॉप टियर का था। खैर, फर्स्ट रैंक आने के रिवॉर्ड के तौर पर मैंने बड़ी ही कैजुअली एक डिवाइन आयरन का वेपन उठा लिया जिसका नाम हेट आइलियन रेन था। लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था मेरे दोस्त। कियानमू कू की इस 10 साल लंबी और जानलेवा ट्रेनिंग का अब सिर्फ आखिरी आधा साल ही बचा था, और अब डेमोनिक कल्ट हमारे लिए एक बिल्कुल नया प्रैक्टिकल मिशन प्लान कर रहा था। यानी अब हमें यहां से बाहर निकलकर असली वुलेन की दुनिया में कदम रखना था। ऐसा क्यों? क्योंकि हाल ही में डेमोनिक कल्ट की टेरिटरी के अंदर अचानक से एक डेमोनिक कल्ट के ट्रेनी के तौर पर पूरे 10 साल बिताने के बाद अब वक्त था मेरे ग्रेजुएशन मिशन का। ये मिशन सिर्फ एक टास्क नहीं था, बल्कि कल्ट में मेरी होने वाली पोजीशन और रुतबे का फैसला भी इसी से होना था। मुझे जिस टारगेट को हैंडल करना था वो जी शाहू नाम का एक डाकुओं का ग्रुप था। पहले तो इनका नाम कोई जानता तक नहीं था, लेकिन अचानक ये इतने पावरफुल हो गए कि कल्ट के लोकल हेडक्वार्टर की नींद उड़ गई। मुझे दाल में कुछ काला लगा, इसलिए मैंने सीधे हमला करने के बजाय पहले इन्फॉर्मेशन जुटाने का फैसला किया। मैं न्यू जूपो की एक बुक शॉप पर पहुंचा जो दिखने में तो काफी फेमस थी, लेकिन असल में वो डेमोनिक कल्ट का एक सीक्रेट अड्डा थी। दुकान के अंदर जाते ही मैंने कल्ट के खास कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करके एक बुक मांगी। मालिक फौरन समझ गया कि मैं किस काम से आया हूं, और वो मुझे पीछे के एक प्राइवेट कमरे में ले गया। मेरी पहचान कंफर्म करने के बाद वो दंग रह गया कि इतनी कम उम्र में मैंने शाओ एक्सयू वेन जैसे लेवल को पार कर लिया है। मुझे फालतू बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं जी शाहू डाकुओं की सारी डिटेल्स लेकर वहां से निकल गया। कल्ट की खुफिया जानकारी को पढ़ने के लिए उसे आग की गर्मी दिखानी पड़ती थी। उस रात मैंने आग जलाई, और जैसे ही कागज पर लिखे वो नाम उभरकर सामने आए, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं एकदम सुन्न पड़ गया, क्योंकि उन डाकुओं का लीडर कोई और नहीं बल्कि मार्शल आर्ट्स की दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक गुट क्यूइंग चेंगपै का एक नामी चेहरा था। वो टियन डी रेनसनजियान यानी 3 महान तलवारबाजों में से एक था, जिसे लोग रेनजियान में होंगसिंग के नाम से जानते थे, और वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। अब आप सोच रहे होंगे कि एक शरीफ दिखने वाला तलवारबाज मेरा दुश्मन कैसे? असल में मैं एक रीइंकॉर्नेटेड इंसान हूं। अपनी पिछली जिंदगी में इन्हीं तथाकथित अच्छे लोगों ने मुझ पर झूठे इल्जाम लगाकर मुझे जान से मार दिया था। मेरी मौत के 1 साल बाद ही मुझे इस डेमोनिक कल्ट में नया जन्म मिला, और अब किस्मत ने मुझे मेरे कातिल के ठीक सामने खड़ा कर दिया था। मेरे मास्टर का कत्ल करने वालों में क्यूइंग चेंगपै के लोग भी शामिल थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्यूइंग चेंगपै जैसा मशहूर और पावरफुल कल्ट, जो खुद को मार्शल आर्ट्स का रक्षक कहता है, उसका रेनजियन में होंगसिंग जैसा बंदा इस बंजर वेस्टर्न रीजन में आकर मामूली डाकू कैसे बन गया? इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक मैं होंगसिंग 5 साल पहले इन साइशा फेंग डाकुओं के साथ जुड़ा था, और ठीक उसी वक्त से इस ग्रुप की ताकत अचानक बढ़ने लगी थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, और अब वक्त आ गया था सच जानने का। मैंने अपनी लंबी कुल्हाड़ी स्पीयर पर लिपटे कपड़े को धीरे धीरे खोलना शुरू किया, क्योंकि मुझे पता था कि आज रात खून बहना तय है। मैं चुपके से उन डाकुओं के ठिकाने पर पहुंचा और अपनी सेंस से आसपास का जायजा लिया, पर मुझे वहां में होंगसिंग की मौजूदगी का कोई एहसास नहीं हुआ। खैर, उसकी गैर मौजूदगी में मेरी आंखें ठंडी पड़ गईं। मैंने तय कर लिया कि आज यहां से सिर्फ एक बंदा जिंदा वापस जाएगा, वो भी सिर्फ खबर देने के लिए, बाकी सबको मैं यहीं ढेर कर दूंगा। जैसे ही मैंने फाइट शुरू की, मुझे एक अजीब बात नोटिस हुई। ये मामूली दिखने वाले डाकू असल में बैटल फॉर्मेशन और इंटरनल पावर इनर क्यूई का इस्तेमाल करना जानते थे। मैंने एक को पकड़कर जब सख्ती से पूछताछ की तो मुझे क्यूआई फेंगशू नाम के किसी शख्स का पता चला, जो मैं होंगसिंग के साथ ठीक से फिट नहीं बैठ रहा था। तभी अचानक कमरे का दरवाजा झटके से खुला और एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसकी एनर्जी को महसूस करते ही मुझे सब समझ आ गया। मैंने अपना कोट उतारकर साइड में रखा और चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान लाते हुए कहा, बड़े दिनों बाद मिले। वो क्यूई फेंगशू कोई और नहीं बल्कि वही रेनजियान में होंगसिंग था। अपनी पिछली जिंदगी में इन्हीं तथाकथित अच्छे लोगों ने मुझ पर कातिल होने का झूठा इल्जाम लगाया था, जिसके बाद मैं डेमोनिक कल्ट में शामिल हो गया, और आज किस्मत ने मुझे मेरे उस पुराने दुश्मन के सामने दोबारा ला खड़ा किया था। एक तरह से ये हमारी पहली मुलाकात थी, और सच कहूं तो मेरे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्किल्स थे जिन्हें मैं अपने ओपोनेंट पर आजमाना चाहता था। मैं होंगसिंग ने जब देखा कि मैंने उसके सारे गनमैन को खत्म कर दिया है तो उसने हैरान होकर मुझसे पूछा कि मैं आखिर हूं कौन। उसे मुंह से जवाब देने के बजाय मैंने सीधा अपना ऑरा सप्रेशन यूज किया, लेकिन वो कभी चिंगचेंग सेक्ट की डिसाइपल रह चुकी थी, इसलिए उसने तुरंत अपनी डाओइस्ट ट्रू क्यूआई का इस्तेमाल करके मेरे ऑरा अटैक को आसानी से पीछे धकेल दिया। मैंने एक हल्की सी ठंडी मुस्कान दी, क्योंकि मुझे उस पर तरस आ रहा था। 10 साल पहले जब उसने मेरी पास्ट लाइफ में मुझे मौत के घाट उतारा था, तब से लेकर आज तक उसकी मार्शल आर्ट्स में मानो कोई खास इंप्रूवमेंट हुआ ही नहीं था।
मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि वो अपनी तलवार लेकर मुझे मारने के लिए दौड़ पड़ी। फिर क्या था, मैंने भी अपनी डेमोनिक स्किल लियू जी पो टियन लाई का एक जोरदार अटैक किया जिसने उसे एक ही झटके में दूर हवा में उड़ा दिया। लेकिन अजीब बात थी, मेरी लियू जी पो टियन लाई ने उसे कोई खास डैमेज नहीं पहुंचाया। शायद उसकी तलवार ने उसे बचा लिया था। वो जमीन से उठ ही रही थी कि मेरे चेहरे पर एक खतरनाक स्मर्क आ गई और मैंने तुरंत अपनी पास्ट लाइफ के स्पीयर वेनरेबल्स की स्किल मो युन क्यांग को एक्टिवेट कर दिया। एक ही पल में आसमान स्पीयर शैडोज से भर गया, तेज हवाओं में खून के छींटे उड़ने लगे और फिर गूंजी में होंगसिंग की एक दर्दनाक चीख, क्योंकि उसकी एक टांग अब हमेशा के लिए उसके शरीर से अलग हो चुकी थी। वो जमीन पर रेंग रही थी, दर्द से तड़पते हुए, शायद मुझे कुछ गालियां देना चाहती थी, लेकिन मैंने बिना टाइम वेस्ट किए अपना एक स्पीयर सीधा उसके कंधे के आर पार कर दिया और उसे एक और तगड़ा झटका दिया। मैंने मजे लेते हुए उसके सिर पर 2-3 ठोकरें मारी और फिर उसे किसी कूड़े की तरह लात मारकर दूर फेंक दिया। पर सच बताऊं, ये तो मेरी रिवेंज का बस एक छोटा सा ट्रेलर था। जिंदगी और मौत के बीच झूलती में होंगसिंग को अब धीरे धीरे ये एहसास हो रहा था कि मेरी स्किल्स कुछ जानी पहचानी सी हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो पागलों की तरह बस ये याद करने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसने मुझे प्रोवोक करने की क्या गलती की थी और मैं कौन हूं। आखिरकार जैसे उसके दिमाग की बत्ती जली और उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। उसने मेरी स्पीयरमैनशिप को पहचान लिया था। ये वही स्पीयर वेनरेबल सेक्ट की मार्शल आर्ट्स थी जिसे 10 साल पहले इन तथाकथित ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स ने मिलकर पूरी तरह से तबाह कर दिया था। मैंने भी इस बात से कोई इनकार नहीं किया। मैंने बस शांति से उससे एक सीधा सा सवाल पूछा कि उस वक्त तुम ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स ने मिलकर मेरे स्पीयर वेनरेबल सेक्ट को चारों तरफ से घेरकर क्यों मारा था। लेकिन मैं होंगएक्सिंग की अक्ल अभी भी ठिकाने नहीं आई थी। उसने बेशर्मी से जवाब दिया कि हमारा स्पीयर वेनरेबल सेक्ट डिमोनिक आर्ट्स प्रैक्टिस करता था, इसलिए हम इसी अंजाम के लायक थे। अपने सेक्ट के खिलाफ ये घटिया बकवास दोबारा सुनकर मेरा खून खौल उठा। बिना एक पल गंवाए मैंने झटके से उसकी दूसरी बांह भी उखाड़ फेंकी। मैंने उसे सख्त वार्निंग दी कि अगर अब उसकी जबान से एक भी फालतू लफ्ज निकला तो मैं उसके हाथ पैर काटकर उसे एक लकड़ी का ठूंठ बना दूंगा। अब जाकर उसकी हालत सच में खराब हुई और वो बुरी तरह कांपने लगी। मैंने इस मौके का फायदा उठाया और कहा कि अगर वो चुपचाप सब उगल दे तो मैं उसे एक क्विक डेथ दे दूंगा। डर के मारे उसने आखिरकार अपना मुंह खोला। उसने बताया कि उस दिन वो लोग बस ऊपर से मिले ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। जियांगहू में ये अफवाहें फैलाई गई थीं कि हम भयानक ईविल स्किल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे उसकी आंखों में देखकर लग रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रही है। फिर मैंने अपना अगला सवाल दागा कि वो शियू में क्या कर रही है और उन हॉर्स बैंडिट्स को मार्शल आर्ट्स क्यों सिखा रही थी। उसका जवाब फिर से वही था, उसे ऑर्डर्स मिले थे। सेंट्रल प्लेन्स के चिंगचेंग सेक्ट ने उसे शियू में एक सीक्रेट फैक्शन खड़ी करने के लिए भेजा था ताकि वो एक गरिल्ला फोर्स की तरह काम कर सकें। किंगचेंग सेक्ट के हाथ इतनी दूर तक फैले हुए हैं, ये जानकर मैं थोड़ा हैरान था, पर मैंने उसकी बात मान ली। अब मेरे सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे और मैं होंगसिंग का मेरे लिए कोई यूज नहीं बचा था। दर्द से तड़पते हुए उसने मुझसे भीख मांगी कि मैं अपना वादा पूरा करूं और उसे दर्द से आज़ाद कर दूं। मैंने उसे देखा और एक बेहद ठंडी आवाज में जवाब दिया, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें मारूंगा, लेकिन तुम एक आसान मौत डिजर्व नहीं करती। और ये कहते ही मैंने अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिए, उसे उसकी असली भयानक सजा देने के लिए। मैंने उसे बताया कि ये स्पीयर वेनरेबल्स की अपनी एक खास स्किल है। ये स्किल इंसान के शरीर को तो पूरी तरह से पैरालाइज कर देती है, लेकिन दिमाग एकदम होश में रहता है ताकि मरने से पहले वो इंसान दर्द और तड़प के हर एक पल को पूरी तरह से फील कर सके। ये सब निपटाने के बाद आखिरकार मेरी रिवेंज लिस्ट से मेरा पहला टारगेट हमेशा के लिए कट चुका था। लेकिन गलत फहमी में मत रहना, ये कोई एंडिंग नहीं बल्कि मेरी तो बस एक शुरुआत थी। दूसरी तरफ डीमन कल्ट ने मुझे मेरा दूसरा मिशन दे दिया था, जो कि ब्लड मंक्स का खात्मा करने का था। जरा सोचिए, डीमन कल्ट के ही इलाके में बैठकर कुछ ढोंगी साधु मजे से शराब पी रहे थे और मांस उड़ा रहे थे, और उनमें से एक तो कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा था। वो तो यहां तक बकवास कर रहा था कि अगर उसे डीमन कल्ट के कुछ लीडर्स भी मिल जाएं तो वो उन्हें भी मारकर थोड़ा पुण्य कमा लेगा। वो ये सब डींगे मार ही रहा था कि तभी पास खड़ा वेटर बेचारा डरते हुए आया और बोला कि दुकान में शराब खत्म हो गई है। ये सुनते ही उस साधु का ईगो हर्ट हो गया। उसने चिल्लाकर कहा कि ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया है और अब उसे अपना किलिंग रूल तोड़ना ही पड़ेगा ताकि वो उस बेचारे वेटर को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला सके। अब जाहिर सी बात है, डीमन कल्ट अपने ही टर्फ पर किसी को इतनी नौटंकी और एटीट्यूड दिखाने की इजाजत तो बिल्कुल नहीं देने वाला था। इसीलिए उन 5 ईविल मंक्स को पूरी तरह से वाइप आउट करने का मिशन सीधा मेरी स्क्वाड को थमा दिया गया। मैं अपनी स्क्वाड को असेंबल करने के लिए डीमन कल्ट के ब्रांच ऑफिस पहुंचा। मेरी स्क्वाड में वो सारे लोग थे जिन्होंने मेरे साथ उस खूंखार क्यानमिंग पिट में ट्रेनिंग ली थी। और हाँ, इसमें नंबर 1 भी शामिल था। मेरा मतलब है ग्वान टाई टाई, जिसे मैंने पहले ही अपने हाथों से बुरी तरह धूल चटाई थी। उसी वक्त
मैंने यहाँ के डीमन कल्ट गार्डियन म्यू डेंग से उन 5 इविल मंक्स के बारे में कुछ इंटेल निकालने की सोची। और बिना किसी नखरे के म्यू डेंग ने भी मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एकदम खुशी खुशी थमा दी। मुझे ये बात बिल्कुल पता नहीं थी कि आखिर उसने इतनी आसानी से सारी इन्फॉर्मेशन कैसे दे दी। असल में भले ही हम दोनों की कल्टिवेशन डीमन जनरल लेवल की थी, लेकिन उसकी तेज नज़र मेरे हाथ पैरों पर बंधे उन भारी आयरन वेट्स पर पड़ गई थी जिन्हें मैं ट्रेनिंग के लिए पहने रहता था। एक मार्शल आर्टिस्ट का अपने लिए ऐसा ब्रूटल डेडिकेशन देखकर वो अंदर ही अंदर काफी हैरान था। और तो और जब उसने मेरी आंखों में देखा तो उसे एक ऐसी खतरनाक वाइब फील हुई जो डीमन कल्ट के अंदर सिर्फ उन टॉप 10 डीमन लॉर्ड्स जैसी लेजेंडरी फिगर्स से ही आती है। उसे उसी पल यकीन हो गया था कि मेरा फ्यूचर बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी होने वाला है। खैर, अपना इंटेल कलेक्ट करने के बाद मैं सीधा अपनी स्क्वाड से मिलने पहुंचा। वहां सामने टेबल पर एकदम लजीज खाना रखा हुआ था, लेकिन वो बेचारे अभी भी इतने टेंस थे कि ठीक से रिलैक्स होकर एक निवाला भी नहीं खा पा रहे थे। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, पिछले 10 सालों की उस नर्क जैसी ट्रेनिंग में तुमने सिर्फ अपनी लिमिट्स को पुश करना और अपनी आखिरी बूंद तक के पोटेंशियल को निचोड़ना सीखा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम ये भी सीखो कि खुद की देखभाल कैसे करनी है। मैं मुस्कुराते हुए उन्हें शांति से अपना खाना खत्म करते हुए देखता रहा और फिर धीरे से बात को हमारे मेन टॉपिक यानी उन 5 इविल मंक्स की तरफ मोड़ दिया। म्यू डेंग से मिली इंटेल के हिसाब से ये ब्लैक, ग्रीन, रेड, व्हाइट और येलो, ये पांचों के पांचों मंक्स सुपर टॉप टियर एक्सपर्ट्स थे। इनमें से ब्लैक ईविल मंक सबसे ज्यादा खतरनाक और स्ट्रांग था, इसलिए उसे मैं पर्सनली हैंडल करने वाला था। ग्रीन ईविल मंक ताकत में दूसरे नंबर पर आता था और मेरी स्क्वाड में मेरे अलावा सिर्फ ग्वान टाइलियांग ही ऐसा था जिसके पास उसे टक्कर देने की स्ट्रेंथ थी, इसलिए उसे ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी मैंने उसे सौंप दी, जो कि उसके लिए भी अपनी स्किल्स को टेस्ट करने का एक बेहतरीन मौका साबित होने वाला था। अब बचे बाकी के 3 रेड, व्हाइट और येलो मंक्स। उनके लिए हमारी बाकी की स्क्वाड एक के बाद एक लगातार अटैक करने वाली टैग टीम स्ट्रैटेजी व्हील बैटल यूज करेगी। रात के उस बचे हुए शांत समय में मैंने अपना पूरा फोकस पहले हुई उन सभी घटनाओं को गहराई से एनालाइज करने पर लगा दिया। देखते ही देखते सुबह हो गई, लेकिन तभी मुझे एक सीक्रेट लेटर मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। उस लेटर में साफ लिखा था कि जिस स्काउट को वू ईसेंग का पता लगाने के लिए भेजा गया था उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि वू ईसेंग ने अपनी लोकेशन छुपाने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि वो तो दिन दहाड़े शाचा इन में पूरी तरह से खुलेआम बैठे हुए थे। बिना एक पल गंवाए मैंने अपनी स्क्वाड को लीड किया और सीधा उस इन की तरफ निकल पड़ा ताकि हम वू ईसेंग को चारों तरफ से घेर कर उनका गेम ओवर कर सकें। दूसरी तरफ शचा इन के अंदर का नजारा कुछ और ही चल रहा था। वहां शराब खत्म हो जाने की वजह से वैंग ई का पारा 7वें आसमान पर था और वो उस बेचारे वेटर को मारकर सीधा बुद्धा के पास भेजने ही वाला था। लेकिन ठीक उसी वक्त मैंने दरवाजे को जोर से तोड़ते हुए एक स्वैग के साथ अंदर एंट्री ली। मैंने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्यों ना मैं ही तुम सबको उस महान और दयालु बुद्धा के दर्शन करवा दूं। मेरे इतना कहते ही मेरी स्क्वाड के मेंबर्स चारों तरफ से बिजली की रफ्तार से बाहर निकले। उन्होंने तुरंत अपने हिडन वेपन से हमला कर दिया और पलक झपकते ही पूरे बैटलफील्ड को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया। और मैं सीधा जाकर खड़ा हो गया उनके सबसे खतरनाक और मजबूत लीडर हे ई के सामने। हे ई की स्ट्रेंथ सच में कमाल की थी। उसकी इंटरनल एनर्जी किसी तेज धार वाली तलवार की तरह काम कर रही थी। सच कहूं तो उसके साथ 2-2 हाथ करना मेरे लिए भी कोई छोटा मोटा चैलेंज नहीं था, लेकिन मैंने भी मन बना लिया था कि अब इसके साथ थोड़ा खुलकर खेला जाए। इसलिए मैंने अपने हाथों में बंधे उन भारी आयरन वेट्स को उतारा और सीधा उसी के मुंह पर दे मारा। जब हे ई को ये समझ आया कि मैं अब तक अपनी असली ताकत छुपाकर लड़ रहा था तो डर के मारे उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। मैंने एक ठंडी मुस्कान के साथ अपना ऑरा अटैक फेंग लिंग ची यूज किया, जिसने सीधा उसके दिमाग और स्पिरिट पर एक भयानक प्रहार किया। और बिना उसे संभलने का एक भी मौका दिए मैंने अपनी इंटरनल एनर्जी को चैनलाइज किया और अपने स्पीयर से एक ऐसा डेडली वार किया जिसने आखिरकार उसे हमेशा के लिए बुद्धा के पास पहुंचा ही दिया। हे ई के मरने और उसे सीधा बुद्धा के पास भेजने के बाद मैंने अपना ध्यान बाकी के बैटलफील्ड की तरफ मोड़ा। मैं तो यहां मजे से दुश्मनों को निपटा रहा था, लेकिन मेरी स्क्वाड के बाकी मेंबर्स की हालत काफी खराब थी, खासकर हुआंग ई के साथ चल रही फाइट में। हुआंग ई की अपनी स्ट्रेंथ तो कुछ खास नहीं थी, लेकिन उसके अटैक्स, वो सीधा बाई युंजी के चेस्ट, थाइज और बट पर टारगेट कर रहा था। वो बेशर्म सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि वो बाई युंजी के साथ सरेआम ड्यूअल कल्टिवेशन करेगा और मजे लूटेगा। बाकी लोगों ने आगे बढ़कर मदद करने की कोशिश की, लेकिन हुआंग ई ने सिर्फ एक पाम स्ट्राइक से उन्हें हवा में उड़ा दिया। बाई युंजी अपनी पूरी कोशिश से रेजिस्ट कर रही थी, लेकिन तभी उसका वेपन नीचे गिर गया। ऐसा लग रहा था कि वो बस अब उस ठरकी के चंगुल में फंसने ही वाली है, लेकिन तभी अगले ही पल एक जोरदार वार हुआ और हुआंग ई का शरीर और उसके गंदे इरादे दोनों चकनाचूर हो गए। उसका हथियार हमेशा के लिए आधा कट चुका था।
और फिर मैं एकदम से बाई यूनजी के सामने प्रकट हुआ। मैंने उसे बाकी मेंबर्स की हेल्प करने के लिए भेजा और खुद बाई ई को मारने निकल पड़ा। बस कुछ ही मूव्स के बाद बाई ई सिवाय पागलों की तरह बेबसी से चिल्लाने के और कुछ नहीं कर पाया और वो भी एक लाश में बदल गया। दूसरी तरफ एक खतरनाक डेथ मैच के बाद गुआन टाइलियांग ने भी आखिरकार क्यूइंग ई को ठिकाने लगा ही दिया। इसी के साथ हमारा वू ई सेंग को खत्म करने का मिशन पूरी तरह से सक्सेस हो गया था। लेकिन जहां एक तरफ मेरी कैनमेंग पिट टीम 1 ने इस मिशन को एकदम स्मूथली खत्म कर लिया था, वहीं दूसरी तरफ टियानमेंग पिट टीम 2 एक भयानक लाइफ एंड डेथ क्राइसिस में फंस चुकी थी। पावर की लड़ाई हमेशा से ही बहुत रूथलेस और ब्रूटल होती है। डीमन कल्ट लीडर को ये खबर मिल चुकी थी कि कोई उनकी बेटी का शिकार करने के लिए उसके पीछे पड़ा है, लेकिन वो चाहकर भी उसे बचाने के लिए कोई रेस्क्यू टीम नहीं भेज सकते थे, क्योंकि उनकी बेटी पहले ही यंग कल्ट लीडर की पोजीशन हासिल करने की उस खूनी रेस में उतर चुकी थी, और अगर वो उसकी मदद के लिए कोई एक्सपर्ट भेजते तो सारे रूल्स टूट जाते और बवाल मच जाता। कल्ट लीडर होने के नाते उन्होंने सबसे वादा किया था कि यंग कल्ट लीडर की पोजीशन महज खून के रिश्ते यानी ब्लड लाइन से नहीं बल्कि असली स्ट्रेंथ से तय होगी। सबको कन्विंस करने के लिए उन्हें खुद एक एग्जाम्पल सेट करना था। लेकिन अपनी सगी बेटी टियन ईन को तो वो ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे ना। तभी डीमन कल्ट के स्ट्रैटेजिस्ट शंगुआन जीजी ने एक कमाल का आइडिया दिया। उसने कहा कि किसी टॉप टियर एक्सपर्ट को भेजने के बजाय हम पास में ही मौजूद प्रोटैगनिस्ट को भेज सकते हैं, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ भी टियन के लेवल के ही बराबर है। इसीलिए मुझे तुरंत ऑर्डर मिला कि मैं अपनी क्यानमेंग पिट टीम 1 को लीड करूं और फटाफट क्यानमेंग पिट टीम 2 को रेस्क्यू करने निकल पड़ूं, जहां टियान फंसी हुई थी। और भाई, जब तक मैं वहां पहुंचा, ग्रीन माउंटेन बैंडिट गोस्ट ने डीमन जनरल लेवल की टियान को पूरी तरह से कुचलकर रख दिया था। टियान की जान एकदम खतरे में थी, वो बस मरने ही वाली थी। तभी हवा को चीरते हुए हिडन वेपन्स की आवाज गूंजी और मैं एकदम से हवा में प्रकट होकर उन दोनों के बीच ढाल बनकर खड़ा हो गया। मैंने बिना एक सेकंड वेस्ट किए अपनी क्यानमेंग पिट टीम 1 को ऑर्डर दिया कि वो फटाफट क्यानमेंग पिट टीम 2 के मेंबर्स को प्रोटेक्ट करें। इस तरह मैं अपना पूरा फोकस उस खतरनाक ग्रीन माउंटेन बैंडिट गोस्ट पर लगा सकता था। मुझे देखकर वो ग्रीन माउंटेन बैंडिट गोस्ट जोर जोर से हंसने लगा और मुझे डीमन कल्ट का पालतू कुत्ता कहने लगा। मैंने भी एक ठंडी मुस्कान के साथ उसे मुंहतोड़ जवाब दिया और कहा, तू तो एक कुत्ते से भी गया गुजरा है। और बस फिर क्या था, हम दोनों के बीच एक खूनी मौत का खेल शुरू हो गया। हमारे बीच जब फर्स्ट राउंड का क्लैश हुआ तो मैंने अपना ऑरा रिलीज किया। इस ऑरा अटैक ने अनजाने में ही ग्रीन माउंटेन बैंडिट गोस्ट के दिमाग और स्पिरिट पर सीधा वार किया। लेकिन मानना पड़ेगा, उस बंदे की इंटरनल एनर्जी बहुत ही डीप और स्ट्रांग थी, इसलिए मेरे इस ऑरा अटैक का उस पर कोई खास असर नहीं हुआ। इसके उल्टा, भले ही मैंने अपनी पूरी इंटरनल एनर्जी को लगाकर अपनी खतरनाक स्पीयरमैनशिप यूज की, फिर भी उसके एक ही वायलेंट ब्लेड अटैक ने मुझे बुरी तरह से पीछे धकेल दिया। लेकिन कोई बात नहीं, इसके बाद मैंने उसे लगातार उकसाना शुरू किया ताकि वो गुस्से में अपना आपा खो दे और वाइड हैवी अटैक्स करे, जिससे मुझे उस पर पलटवार करने का सही मौका मिल सके। मैंने सही मौका देखकर अपनी ऑर्थोडॉक्स स्किल मो ये शेन क्यांग का इस्तेमाल किया। लेकिन जैसे ही मेरा अटैक उसके चेहरे की तरफ बढ़ा, लोशान डाओगुई ने अपने लंबे ब्लेड को घुमाते हुए एक मजबूत ब्लेड वॉल खड़ी कर दी और बड़ी ही आसानी से मेरे मो ये शेन क्यांग को ब्लॉक कर दिया। जब मुझे लगा कि मेरा ये पैंतरा काम नहीं आ रहा है, तो मैंने बिना एक पल गवाए तुरंत अपनी डेमोनिक स्किल लियू जीपो टियन लाई को समन किया। लियू जीपो टियन लाई की डिस्ट्रक्टिव पावर सच में बहुत भयानक थी और वो आराम से उस ब्लेड वॉल को चकनाचूर कर सकती थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसकी स्पीड काफी स्लो थी। लिवशान डाओगुई कोई नौसिखिया नहीं था, उसने तुरंत मेरी इस वीकनेस को पकड़ लिया। उसने अपनी गहरी इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल किया और उसे शार्प ब्लेड थ्रेड्स में बदलकर एक खतरनाक ब्लेड रेन मेरी तरफ भेज दी। मैंने अपने स्पीयर को घुमाते हुए लियू जीपो टियन लाई से उसकी उस ब्लेड रेन को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस ब्लेड रेन में जो इंटरनल एनर्जी वाले ब्लेड थ्रेड्स मिक्स थे, उन्होंने सीधा मेरे स्पीयर को ही बुरी तरह से मोड़कर रख दिया। सच कहूं तो एक पल के लिए मैं बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस गया था, जहां न आगे बढ़ते बन रहा था और न ही पीछे हटते। मेरी मो ये शिनचांग स्किल आसानी से उसकी ब्लेड रेन के पार जा सकती थी, लेकिन वो उस मजबूत ब्लेड वॉल को किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ सकती थी। दूसरी तरफ लियू जीपो टियन लाई उस ब्लेड वॉल को तो पूरी तरह तोड़ सकती थी, लेकिन उस तेज ब्लेड रेन को रोकने में एकदम नाकाम थी। लुशियन डाओगुई को तेजी से अपनी तरफ बढ़ते हुए और उस खतरनाक ब्लेड रेन को किसी आंधी की तरह अपनी तरफ आते देख मुझे तुरंत डिसाइड करना था कि मैं मो ये शेन क्यांग का यूज करूं या फिर लियू जीपो टियन लाई का। लेकिन ठीक उसी वक्त मेरे दिमाग की बत्ती जली और एक कमाल का आइडिया आया। आखिर मैं इन दोनों स्किल्स को एक साथ फ्यूज करके क्यों नहीं यूज कर सकता। मैंने पास्ट में बहुत सारे डिमोनिक आर्ट्स को गहराई से पढ़ा था और मुझे डिमोनिक स्क्रिप्चर्स की काफी अच्छी नॉलेज थी। और तो और मैंने पहले भी ऑर्थोडॉक्स और डिमोनिक दोनों सेक्स की कोर स्किल्स को सक्सेसफुली मर्ज किया था। इन दोनों स्किल्स को आपस में जोड़ने का आइडिया मेरे दिमाग में बहुत पहले से ही चल रहा था।
बस प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त मेरी पावर और कल्टीवेशन का लेवल इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं इसे प्रैक्टिकली कर पाता। लेकिन आज जब वही ख्याल मेरे दिमाग में वापस आया तो मेरे अंदर इसे आजमाने की एक अजीब सी चुल मच गई। सच कहूं तो पावर लेवल कम होने के बावजूद ब्लाइंडली दो मार्शल आर्ट्स को फ्यूज करने की कोशिश करना बेवकूफ़ी थी, क्योंकि इसका भयानक बैकलैश हो सकता था। समझदारी तो इसी में थी कि मैं इस आइडिया को यहीं ड्रॉप कर दूं, लेकिन मेरा दिमाग कुछ सोचता उससे पहले ही मेरी बॉडी ने खुद ब खुद एक्शन लेना शुरू कर दिया था। मेरा कॉन्शियसनेस लगातार उन मो गॉन्गजिंग स्क्रिप्चर्स को याद कर रहा था जो मैंने गहराई से पढ़े थे, और साथ ही मुझे वो जेंग मो पाई सेन एफए भी याद आ रहा था जिसे मैंने पास्ट में सक्सेसफुली फ्यूज किया था। एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग ने मेरे दिमाग को पूरी तरह से भर दिया था, और इसी स्टिम्युलेशन के चलते मेरे हाथ पैर अपने आप मूव करने लगे। लवशन डाओ गुई ने भी मेरे ऑरा में हो रहे इस अचानक से बदलाव को नोटिस कर लिया था, लेकिन इससे पहले कि वो बेचारा कुछ समझ पाता कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, हवा में एक भयानक ड्रैगन्स रोर गूंज उठी। उसकी फटी की फटी आंखों के सामने हवा में से अचानक एक विशाल गोल्डन ड्रैगन प्रकट हुआ और सीधा जाकर उससे टकरा गया। एक ही पल में हर तरफ बस गोल्डन लाइट छा गई और उसकी आत्मा मानो एकदम सुन्न पड़ गई। जब तक मेरा कॉन्शियसनेस उस भयानक जोन से बाहर आया और मैंने होश संभाला, तब तक लवशन डाओ गुई का काम तमाम हो चुका था। वो बस खून और मांस के एक लोथड़े में बदल चुका था, उसका नामो निशान तक मिट गया था। इस नज़ारे को देखकर मुझे यकीन हो गया कि मैं आखिरकार सक्सेस हो गया हूं। मैंने उन दोनों स्किल्स को फ्यूज करने का सही तरीका ढूंढ ही निकाला था, लेकिन अगले ही पल मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई और मैं बेबस होकर जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। जबरदस्ती अपनी लिमिट से बाहर जाकर स्किल्स को पुश करना और ऊपर से उस खूंखार दुश्मन के साथ हुई इंटेंस फाइट, इन सब ने मिलकर मेरी बॉडी को बुरी तरह से डैमेज कर दिया था। पास ही खड़ी टियान एन मेरे उस खतरनाक और डैजलिंग स्ट्राइक को देखकर पूरी तरह से सदमे में थी। पता नहीं क्यों, लेकिन वो भागती हुई मेरे पास आई और मुझे गिरने से संभालने लगी। खैर, जो भी हो, ऐसा लग रहा था कि आखिरकार ये सारा बवाल अब खत्म हो चुका है। क्या वो लवशन डाओ हु वाला खतरनाक क्राइसिस सच में सिर्फ एक इत्तेफाक था? अपनी पास्ट लाइफ में मुझे उन ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स ने झूठे इल्जाम लगाकर बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था, और अब मैं सीधा डीमन कल्ट में रीबॉर्न हुआ हूं। मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर मुझे इन ऑर्थोडॉक्स पाखंडियों से अपना बदला लेना है तो मुझे डीमन कल्ट की पूरी पावर इस्तेमाल करनी होगी, और वो पावर मुझे तभी मिलेगी जब मैं खुद डीमन कल्ट लीडर बनूंगा। इसीलिए मैंने अपना पहला छोटा सा टारगेट सेट कर लिया है। मुझे सबसे पहले डीमन कल्ट में यंग कल्ट लीडर की पोजीशन हथियानी है। और सच कहूं तो ये टारगेट अब ज्यादा दूर भी नहीं है, क्योंकि डीमन कल्ट का रिवॉर्ड सेरेमनी वाला दिन बिल्कुल सिर पर आ चुका है। इससे पहले मैंने डीमन कल्ट की ट्रेनिंग और मिशंस को बड़ी ही स्मूथली कंप्लीट कर लिया था और अपनी बीमारी के इलाज का रिवॉर्ड भी हासिल कर लिया था। अब मेरी अगली बारी इसी यंग कल्ट लीडर की पोजीशन को हर हाल में छीनने की है। लेकिन उससे पहले मुझे एक बर्फीले पहाड़ की तरफ जाना था जिसे टियानमो जिजुनजोंग कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि डीमन कल्ट के हेडक्वार्टर्स का असली डीमन पैलेस इसी जगह पर मौजूद था। रास्ते में टीम 3 की लीडर मो वेजी को जब ये पता चला कि मैंने सबसे पहले मिशन कंप्लीट कर लिया है और टियान एन की जान भी बचाई है, तो उसे बहुत मिर्ची लगी। वो लगातार मेरे खिलाफ बकवास कर रही थी और अपनी भड़ास निकाल रही थी। मैंने उसके उस घूरने को नोटिस किया और बस एक ठंडी सी स्मर्क दी। मैंने अपने मन में उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि इस बंदी को तो मैं एक ही झटके में हमेशा के लिए सुला दूंगा। जैसे ही मैंने डीमन पैलेस के अंदर कदम रखा, मैं वहां का नजारा देखकर सच में हैरान रह गया। पैलेस के दोनों तरफ पट्टियों में लिपटे हुए अजीब से गार्ड्स खड़े थे और वो सब के सब एकदम हेल लेवल के खुखार मॉडल्स लग रहे थे। तभी अचानक शांग यिनयाओ ने घुटनों के बल जमीन पर बैठकर जोर से चिल्लाया, लॉन्ग लिव द हेवनली डीमन। तब जाकर मेरी नजर डीमन पैलेस की गहराई में गई, जहां न जाने कब से एक रहस्यमयी इंसान खड़ा हुआ था। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि लेजेंड्स में बताए गए 2 स्टार्स 1 डीमन में से वो इकलौता डीमन था। जियाओजू के सामने आते ही भाई साहब, हमारी मिशन पनिशमेंट का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले बारी आई टियान एन की कियानमो टीम 2 की। अब भले ही मैडम जियाओजू की अपनी बेटी हैं, लेकिन नेपोटिज्म यहां काम नहीं आया। इनकी टीम ने न सिर्फ मिशन में बुरी तरह हगा, मेरा मतलब है फेल हुए, बल्कि उस डेंजर जोन से बाहर निकलने के लिए भी इन्हें दूसरी टीम्स के रेस्क्यू का सहारा लेना पड़ा। क्या गजब बेइज्जती है। इसी वजह से पूरी टीम 2 को सजा के तौर पर कियानगुईगू में पूरे 6 महीने के क्लोज डोर कल्टीवेशन के लिए भेज दिया गया। जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। इसके तुरंत बाद बारी आई मेरी, यानी कियानमो टीम 1 के कैप्टन की, और बाई वूजी की, जो कियानमो टीम 3 को लीड कर रहा था। हमारी दोनों टीम्स का सीधा प्रमोशन हो गया। मेरी टीम बन गई मो लॉन्ग टीम और बाई वूजी की टीम कहलाई बाई यून टीम। और मजे की बात, हम सीधे 12 प्रोटेक्टर स्क्वाड्स में शामिल हो गए, जिनका स्टेटस इस कल्ट में नेक्स्ट लेवल का है। फुल वीआईपी वाली फीलिंग। लेकिन कहते हैं ना, अच्छी खबर कुछ लोगों को हजम नहीं होती। तुरंत किसी ने ऑब्जेक्शन मार दिया।
उनका रोना ये था कि 12 प्रोटेक्टर स्क्वाड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत मैसिव होती हैं, इसलिए टीम मेंबर्स का मो 2 लेवल तक पहुंचना स्ट्रिक्टली कंपलसरी है। और कैप्टन को तो हर हाल में जूमो लेवल की स्ट्रेंथ दिखानी होगी। अब कैच ये है कि पूरे डिमोनिक कल्ट में जूमो लेवल के सिर्फ फिक्स 300 डीमंस ही एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अगर आपको वो पोजीशन चाहिए तो आपको किसी करंट जूमो को हराकर उसकी जगह छीननी पड़ेगी। सीधा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये सुनकर जाओजू ने एक हल्की सी स्मर्क दी, 77 दाओचंग के जूमो की तरफ देखा और सबके सामने ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि मैं और बाईवूजी अपनी मर्जी से किसी भी जूमो को डेथ मैच के लिए चैलेंज कर सकते हैं, ताकि हम अपनी जूमो लेवल की पावर को प्रूव कर सकें। सच बताऊं, अपनी स्ट्रेंथ फ्लेक्स करने का ये गोल्डन चांस बिल्कुल मेरे मन मुताबिक था। मैं तो जैसे इसी का वेट कर रहा था। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए सीधा अपने पुराने इंस्ट्रक्टर की तरफ देखा। मैंने फेई जियान जुएयू को चुना, लेकिन अनिंगसुओ को लगा कि मैंने उसे सिलेक्ट करके उसकी इंसल्ट की है, जैसे मैं उसके सिर पर पैर रखकर ऊपर चढ़ना चाहता हूं। ईगो हर्ट हो गया भाई का। वो गुस्से में आकर मुझ पर सीधा अटैक करने ही वाला था, लेकिन ठीक उसी वक्त डिमोनिक कल्ट जाओजू ने हवा में ही हाथ घुमाया और वॉइड मैनिपुलेशन का यूज करते हुए सीधा मेरा वेपन अपने हाथ में ले लिया। मेरा हे टाई यान रेन टियान आइन को रेस्क्यू करने वाले पिछले मिशन के दौरान थोड़ा डैमेज हो गया था, लेकिन जाओजू का पावर लेवल तो देखो। उन्होंने बस अपना हाथ घुमाया और बिना किसी टूल के पल भर में उसे पूरी तरह से रिपेयर कर दिया। भाई साहब, उनकी ये स्ट्रेंथ देखकर तो मेरे पसीने ही छूट गए और मैं आगे के लिए और भी ज्यादा अलर्ट हो गया। इसके बाद मैं वापस अनिंगसुओ के साथ अपनी फाइट पर फोकस करने लगा। मैंने अपनी बॉडी से वो भारी आयरन बेसिन उतार फेंका जिसे मैं ट्रेनिंग वेट्स की तरह यूज कर रहा था, और बड़ी आसानी से अनिंगसुओ का गेम बजाकर मो जियाओ का नया जूमो बन गया। अब बारी थी बाईवूजी की, और चूंकि हमें अपनी मर्जी से किसी भी जूमो को चैलेंज करने की आज़ादी मिली थी, तो इस गधे ने सबसे आसान शिकार चुनने के चक्कर में सीधा मुझे चैलेंज कर दिया। इस कचरे जैसे इंसान से लड़ने के लिए मैंने स्मर्क किया और अपने उतारे हुए ट्रेनिंग वेट्स वापस पहन लिए। फिर मैंने अपनी स्पीयर से बस एक स्ट्राइक किया और बाईवूजी हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। मेरे दूसरे स्पीयर स्ट्राइक ने तो सीधा उसके मुंह से खून की उल्टी करवा दी और वो दीवार से टकराकर पूरी तरह से डेज हो गया। मैंने उसे सरेंडर करने का कोई मौका ही नहीं दिया और बिना टाइम वेस्ट किए सीधा उसकी गर्दन ही तोड़ दी। चलो शुक्र है, आखिरकार मेरे आसपास भिनभिनाती हुई इस मक्खी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। इसके बाद मो जियाओ के जियाओजू ने कियान मो एर दुई और तियान आइन को रेस्क्यू करने में मेरे कंट्रीब्यूशन की तारीफ की और रिवॉर्ड के तौर पर मुझे मो जियाओ के ट्रेजर हाउस में जाकर अपनी पसंद का एक वेपन चुनने की परमिशन दे दी। सोचो, इस कल्ट के सबसे अल्टीमेट आर्मरी में कैसे कैसे एपिक डिवाइन वेपन्स रखे होंगे। अब जब मुझे यहां से वेपन पिक करने का ये गोल्डन चांस मिल ही गया है, तो मुझे स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आ रही है कि मैं इस बार कोई बेहद ओवरपावर्ड वेपन लेकर ही बाहर आऊंगा। शांगिन नियाओ मुझे सीधा मो बिंगकू तक लेकर गया, लेकिन भाई जैसे ही मैंने दरवाजे के अंदर कदम रखा, मुझे एक जबरदस्त जंप स्केयर मिल गया। मेरे चारों तरफ रखे अनगिनत वेपन से ऐसी खतरनाक ठंडी ऑरा निकल रही थी जो मुझ पर सीधा प्रेशर डाल रही थी। मैंने बिना देरी किए तुरंत अपनी फूटिया शेनेफे टेक्निक का यूज किया और अपनी बॉडी को पूरी तरह कवर कर लिया, तब जाकर कहीं मैं इस प्रेशर को हैंडल कर पाया। ठीक उसी वक्त मेरे दिमाग में एक अजीब सी आवाज गूंजी। उसने मुझसे कहा कि मैंने मो बिंगक्यू का टेस्ट पास कर लिया है और अब मेरे पास वेपन चुनने के लिए सिर्फ आधा शिचन बचा है। मैं समझ गया कि ये वुरू मोजू की तरफ से एक हिंट है। ये लोग डिमोनिक कल्ट की वो हिडन फोर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ जाओजू के ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। मैंने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बस आसपास के वेपन्स को स्कैन करने लगा। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के वेपन्स काफी ऑर्डिनरी और बेसिक लग रहे थे, इसलिए मैंने सीधा थर्ड फ्लोर की तरफ जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही मैंने थर्ड फ्लोर पर कदम रखा, एक अजीब सी हलचल हुई। मेरे चेस्ट पर लटका हुआ क्यांग जुन मैन का टोकन अचानक बहुत तेज चमकने लगा। वो रोशनी मुझे किसी चीज की तरफ गाइड कर रही थी। मेरी नजर कोने में रखी कुछ वेपन्स पर पड़ी, खास करके उस एक सदी गली और जंग लगी हुई लॉन्ग स्पीयर पर। देखो, अपनी पास्ट लाइफ में मैं क्यांग जुन मैन का डिसेंडेंट था और इस डिमोनिक कल्ट में रीबर्थ होने के बाद भी वो टोकन हमेशा मेरे पास ही रहा। तो क्या इस जंग लगी स्पीयर का मेरे पुराने सेक्ट से कोई लेना देना है? जैसे ही मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ा, उस स्पीयर से एक ठंडी और चमकदार लाइट निकली और उसके ब्लेड पर जमी सारी रस्ट अपने आप नीचे गिरने लगी। वो मोमेंट ऐसा था जैसे कोई चीज आग से निकलकर नया जन्म ले रही हो, और देखते ही देखते वो एक सिल्वर। अब मेरे हाथ में वो पुरानी सड़ी गली चीज नहीं, बल्कि एक चमचमाती हुई बिल्कुल नई लॉन्ग स्पीयर थी, जिसे देखकर मैं खुद हैरान रह गया। ठीक उसी पल मेरे सीने पर लटका क्यांग जुन मैन का टोकन भी शांत हो गया और उसकी चमक गायब हो गई। मैंने बड़े ध्यान से उस स्पीयर को चेक किया तो पता चला कि उसके ब्लेड के नीचे जो लाल कपड़ा बंधा था वो असल में टियन पैनजी सुओ था, और गौर से देखने पर उस पर छोटे अक्षरों में एक नाम लिखा मिला, सिन क्वे जी फू। ये सिन क्वे नाम देखते ही मेरे दिमाग की बत्ती जल गई और मुझे समझ आ गया कि आखिर मेरा टोकन मुझे यहां तक क्यों खींच लाया था।
दरअसल ये क्सिनक्वे कोई और नहीं बल्कि पुराने समय में मेरे अपने क्यांग जुन मेन का ही एक डिसाइपल था जो बाद में डेमोनिक कल्ट में शामिल हो गया था। और इत्तेफाक तो देखो, जिस लियू जीपो टियन लाई नाम की डेमोनिक टेक्निक की मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं वो इसी इंसान की बनाई हुई है। इस लॉन्ग स्पीयर का असली नाम लॉन्ग या बाई ये क्यांग है, जो स्पीयर्स की दुनिया का एक अल्टीमेट डिवाइन वेपन माना जाता है। अपना नया खिलौना, मेरा मतलब है अपना वेपन चुनकर जैसे ही मैं बाहर निकला, शांगिन नियाओ मुझे देखकर दंग रह गया। उसे जैसे सब पहले से पता हो, उसने मन ही मन सोचा कि आखिर लियू जिए पोटियन लिए और लॉन्ग या बाई ये क्यांग का बरसों पुराना रिश्ता फिर से जुड़ ही गया। इन दोनों का साथ तो जैसे किस्मत में पहले से लिखा था। अब बात करते हैं एक ऐसे बंदे की जिसके पास 3 जादुई पेन्स हैं और उसका खौफ अलग ही लेवल का है। अगर वो अपना ब्लैक पेन उठा ले तो समझो सामने वाले का एक हाथ या पैर गया। अगर उसने रेड पेन उठा लिया तो दुश्मन को अपनी बर्बादी साफ दिखने लगती है। लेकिन भाई, अगर कहीं उसने अपना शेंग सीबी यानी लाइफ एंड डेथ पेन उठा लिया तो फिर ऊपर वाला भी उसे नहीं बचा सकता, उसका गेम ओवर पक्का है। अब ऐसा खतरनाक आदमी मुझे अपने घर पर इनवाइट कर रहा है। मैंने अपना रास्ता दिखाने वाले उस मैसेंजर की तरफ देखा और तय किया कि न्योता मिला है तो जाना तो पड़ेगा ही। मैं उसके साथ आगे बढ़ गया। मैं उससे मिलने चल पड़ा। रास्ते में वो बंदा जो मुझे ले जा रहा था मेरी असलियत आजमाने की कोशिश करने लगा और अचानक अपनी स्पीड बढ़ा दी। मैंने मन ही मन एक ठंडी हंसी हंसी और उसके पीछे हो लिया। देखते ही देखते मैं इतनी तेज निकल गया कि वो मेरे साथ तालमेल ही नहीं बिठा पाया। उसकी सांसें फूलने लगीं और वो थककर चूर होकर मुझसे थोड़ी देर आराम करने की भीख मांगने लगा। मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि अगर उसने अब रुकने की हिम्मत भी की तो मैं उसे वहीं खत्म कर दूंगा। वैसे भी वो मुझसे काफी बाद में मंजिल पर पहुंचा तो सजा तो बनती थी। मुझ पर अपना रोब झाड़ने और मुझे उकसाने के बदले मैंने उसकी अच्छी खासी कुटाई कर दी। आखिरकार हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए, मो जाओ के स्ट्रैटेजिस्ट शांगुआन जी का ठिकाना। शांगुआन जी के पास मो जुन लेवल की ताकत है, इसलिए उसे दूर से ही अंदाजा हो गया था कि मैंने उस गाइड के साथ क्या किया है। उसने बस अपने हाथों की गर्मी से एक ठंडी चाय के प्याले को गर्म कर दिया। ताज्जुब की बात यह थी कि उसने मुझे डांटने के बजाय उल्टा मेरी तारीफ की कि मैंने उस गाइड को सही सबक सिखाया। मैंने सीधा मुद्दे पर आते हुए उससे पूछा कि आखिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है। उसने बताया कि मो जाओ में हाल ही में एक इमरजेंसी आ गई है जिसके लिए मेरी मो लॉन्ग टीम की जरूरत है। हुआ ये था कि हमारे कल्ट की एक ब्रांच का एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स के चंगुल में फंस गया है। वो बंदा ब्रांच का हेड है और उसके पास काफी सीक्रेट और जरूरी इन्फॉर्मेशन है। कहीं कोई जानकारी लीक न हो जाए, इसलिए मुझे उसे वहां से सुरक्षित बाहर निकालना होगा। अब मैं 12 प्रोटेक्टर स्क्वाड्स का कैप्टन हूं, तो इस मिशन के लिए मना करने का तो सवाल ही नहीं था। मैं तुरंत अपने अगले मिशन की लोकेशन वुहानजो के लिए निकल पड़ा। लेकिन जब हम कुनलुन माउंटेन्स के रास्तों से गुजर रहे थे तो अचानक मेरे दिमाग में पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। मुझे याद आया कि कैसे मेरी पिछली जिंदगी के सेक्ट क्यांग जुन मेन पर झूठा आरोप लगाया गया था कि हम डिमोनिक आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उस वक्त के वुलन अलायंस लीडर जुओ पाओजुए ने खुद सारे राइचस सेक्ट्स की कमान संभालकर हमला बोल दिया था।